5 ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो कि तर्क कर देनी चाहिए जिनको दिल का दौरा पड़ने का अगर ख़तरा लाहक हो तो? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। हार्ट अटैक के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप अपनी डाइट को एज सिंपल एज़ यू कैन, आप अपनी डाइट को जितना सिंपल रखेंगे आप हार्ट अटैक के रिस्क को उतना ही कम कर सकते हैं। अब पर्टिकुलरली वो कौन से 5 फूड्स हैं जिनको आप अवॉइड करके आप इसके रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि अगर तो आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, यानी कि आपके पेरेंट्स में से, आपके सिबलिंग्स में से किसी को हार्ट अटैक है या कोई कार्डियक इशू है, तो दिस मीन्स कि आपका जो कार्डियक अटैक का इंसिडेंस है वो ज़्यादा है। तो आपने फ़ौरन से ही वो एहतियाती तदाबीर लेनी है जो कि कार्डियक पेशेंट को लेनी है। सिर्फ आपने मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट करना अनटिल आपको वो कंप्लेन नहीं होती। तो उससे पहले तक आपकी डाइटरी मॉडिफिकेशन वही रहेगी जो एक कार्डियक पेशेंट की होती है। अब उसमें आपने क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, पर्टिकुलरली आपने शुगरी आइटम्स को अवॉइड करना है। वाई? जो शुगरी आइटम्स हैं जैसा कि सोडाज़ हैं, इसके इनटेक से जो डायबिटीज़ का रिस्क है या आपके ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो हाई होते हैं। जब आपका डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ता है या जब आप शुगरी आइटम्स का इनटेक करते हैं तो आप ओवरवेट होते हैं। तो ओवरवेट या ओबेसिटी डायबिटीज़ ये आपके कार्डियक इश्यूज़ को ट्रिगर करती है और मोर वर्सन करती है। मतलब अगर आप पेशेंट हैं तो ये आपकी इश्यूज़ को और वर्स्ट करेगी, और अगर आप पेशेंट नहीं हैं तो ये आपको लीड करेगी कि आप कार्डियक, आप कह रही हैं जी शुगर और मोटापा, ये 2 चीज़ें। ठीक है। तो इस लिहाज से आपने जो शुगरी आइटम्स हैं उनको टोटली अवॉइड करना, बल्कि अपनी डाइट से कट डाउन कर दें। और इसके बाद आ जाते हैं आपके ट्रांस फैट, यानी कि आपकी फ्राइड चीज़ें जैसे आपके समोसाज हैं, पकौड़ाज हैं। क्योंकि जो ट्रांस फैट है वो आपके हाई ब्लड प्रेशर की वजह बनते हैं। जब आपकी जंक फूड भी ट्रांस फैट में आता है? बिल्कुल, एग्जैक्टली, क्योंकि ये आपके हाई ब्लड प्रेशर की वजह बनते हैं। जब आपकी वेसल्स पर प्रेशर ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली वो आपके ब्लड पर एक ज़्यादा प्रेशर आएगा। जब आपके हार्ट पर ज़्यादा प्रेशर आएगा, जब हार्ट पर ब्लॉकेज हो जाएगी, जब हार्ट पर ज़्यादा प्रेशर आएगा तो डेफिनेटली इट विल लीड्स टू हार्ट अटैक। ठीक है। फिर आपने अपनी डाइट से सैचुरेटेड फ़ैट निकाल देना है, यानी कि अनहेल्दी फ़ैट, घी की फॉर्म में जो आपके पास फ़ैट है उसको आपने अपनी डाइट से ओमिट कर देना है। अगेन क्योंकि ये भी प्लेक की वजह बनती है, हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह बनती है। आपकी बॉडी में जो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल होता है या हेल्दी फ़ैट होता है जिसको हम HDL कहते हैं, ये उसको कम करता है, और जो अनहेल्दी फ़ैट होता है जिसको हम LDL कहते हैं ये उसको बढ़ाता है, अगेन जो कि लीड कर रहा होता है हार्ट अटैक को। और सैचुरेटेड फैट्स में और कौन सी चीज़ें आती हैं? सैचुरेटेड फैट में आपके घी आ जाते हैं, जैसा बनास्पति घी है। अगर आप ऑयल की तरफ रहते हैं तो ये अनसैचुरेटेड है। और देसी घी जो है वो मार्जरीन में आ जाता है, इसको आप लिमिट में रहकर कंज्यूम कर सकते हैं अगर आप कार्डियक पेशेंट नहीं हैं। लेकिन अगर आप कार्डियक पेशेंट हैं फिर तो आपको डेफिनेटली टोटली जो है रिस्ट्रिक्टिव डाइट उसकी तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है। कनोला ऑयल्स एंड सनफ्लावर ऑयल। जी, कनोला ऑयल, ऑलिव ऑयल, इन चीज़ों को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आ जाता है कि आप रिफाइंड फ्लावर का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि इसकी प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रही होती, उसमें फाइबर जो है कंटेंट वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से आपकी लिपिड प्रोफाइल डी रेंज हो रही होती है। और अगर आपकी लिपिड प्रोफाइल डी रेंज रहती है तो डेफिनेटली ये भी आपके हार्ट इश्यूज़ को वर्स करेगा। और हमने देखा कि जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है वो भी हार्ट पे डायरेक्ट असर पड़ता है, क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है आपके हाई कोलेस्ट्रॉल का, डायबिटीज़ का, हाइपरटेंशन का, आपके स्ट्रेस का और आपकी डाइटरी रूटीन का। और इसमें मेजरली जो चीज़ कंट्रीब्यूट कर रही होती है, मतलब इन इश्यूज़ को लीड करने के लिए और आपके कार्डियक इश्यूज़ को लीड करने के लिए, वो आपका ओवरवेट है, ओबेसिटी है। तो सबसे पहले आप अपने वेट को कंट्रोल करें, क्योंकि ओबेसिटी इज़ अ मदर ऑफ डिजीज़। जब आप अपने वेट पर काम कर जाते हैं, आपकी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये चीज़ें समहाउ मैनेज रहती हैं। अगर ये चीज़ें मैनेज रहेंगी तो जिसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं जैसे कि कार्डियक इश्यूज या हार्ट अटैक नहीं होंगे। तो वो नहीं होंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा कि हब्स के मौसम में जब ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है तो जिस्म का जो कहते हैं कि दर्जा हरारत वो मामूल से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप क्या समझती हैं कि ये भी दिल पर डायरेक्ट असर करता है? जी बिल्कुल ऐसा होता है जब आप इस मौसम में, मानसून के मौसम में, क्योंकि प्रॉपर एयर नहीं होती, ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन प्रॉपरली बॉडी को सप्लाई नहीं हो रही होती। जब ऑक्सीजन बॉडी को ही नहीं जा रही तो इसका मतलब हमारे ब्लड सेल्स तक भी नहीं जा रही। जब ब्लड सेल्स तक ही नहीं जा रही तो हमारा हार्ट भी इन रिटर्न कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तो ये भी एक वजह है जिस वजह से ये कहा जाता है कि मानसून में आप एक्सरसाइज को या स्ट्रेनियस वर्कआउट को अवॉइड करें या कम करें, या उसके लिए कुछ कंडीशंस आप उनको फॉलो करें। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि अक्सर देखा एक्सरसाइज में लोग कहते हैं कि हमने ट्रेडमिल की या हमने स्विमिंग की तो हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है,
ठीक है, और अगर हार्ट रेट इंक्रीज होता है तो हमने ये भी देखा है कि हार्ट कार्डियक अरेस्ट होकर डेथ्स भी हुई हैं। क्या वजूहात होती हैं कि जिम या एक्सरसाइज ज़्यादा की जाए तो उससे ये प्रॉब्लम हो जाती है? अच्छा, ये एक बड़ी अलार्मिंग कंडीशन है जिसको हम सब बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, क्योंकि असल में हमें पता नहीं होता कि ये जो सिम्टम है ना कि एक्सरसाइज या ड्यूरिंग वर्कआउट आपकी जो हार्ट बीट है वो तेज़ हो जाए, सांस फूलना शुरू हो जाए या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाए, तो ये एक अलामत है कि ये आपको हार्ट अटैक की तरफ लीड करिए। जैसे ही आपको ये सिम्टम्स आए यू नीड टू मोनीटर कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब अगर हम इसकी डाइटरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें कि ऐसा क्यों हो रहा है, डेफिनेटली ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप डिहाइड्रेटेड होते हैं, आपका वाटर इनटेक ऑप्टिमल नहीं होता। जब वाटर इनटेक ऑप्टिमल नहीं होता या जिस जगह पर आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होती है। आप एक कन्फाइंड एनवायरनमेंट में एक्सरसाइज करो, एकदम से बाहर जाते तो टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है। फिर वहाँ पर क्या होता है, आप स्वेटिंग हो रही होती है, एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से आपके इलेक्ट्रोलाइट में इम्बैलेंस हो रहे होता है, वाटर लॉस तो हो ही रहा होता है, साथ में इलेक्ट्रोलाइट में इम्बैलेंस हो रही होता है, जिस वजह से ब्लड का जो प्रेशर है टूवर्ड्स हार्ट वो रिड्यूस हो रहा होता है। फ्यू सेकेंड्स अगर जो ब्लड है वो आपके हार्ट तक ना पहुँच सके तो दैट्स कॉल्ड द कार्डियक अरेस्ट। तो इससे क्या होगा, रिजल्टेंटली आपके कोलैप्स कर जाएंगे आप। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि वर्जिश से पहले किस किस्म की डाइट लेनी चाहिए और वर्जिश एक्सरसाइज के बाद आपको क्या खाना चाहिए? क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि अगर हम पहले खा लें तो हम हैवी फील करते हैं और अगर हम बाद में खाएं तो हम ज़्यादा खाते हैं। अच्छा, जब भी आप एक्सरसाइज करें सबसे पहले तो आप ये मेक श्योर करें कि आपका जो हाइड्रेशन स्टेटस है वो अप टू द मार्क हो, मतलब वेल हाइड्रेटेड आप हों। फिर ड्यूरिंग एक्सरसाइज आप इलेक्ट्रोलाइट कोई ड्रिंक ले लें, मतलब ORS का इस्तेमाल कर लें, या अब जो वाटर है उसको सिंपल फॉर्म में ना लें, उसमें फ्लेवर ऐड कर लें, एग्जैक्टली, ठीक है। और अगर हम बात कर लें कि कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट लें जो कि हमें हेल्प आउट करे, जो हमारा एक्सरसाइज का पीरियड है वो बहुत स्मूथ लें, तो इसमें आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक करें। सिंपल कार्बोहाइड्रेट बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट वैसे तो रिकमेंड करना कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, लेकिन बिफोर एक्सरसाइज ये रिकमेंडेड होता है। वाई? क्योंकि एक्सरसाइज के लिए आपको एनर्जी चाहिए, मतलब कुछ ऐसा चाहिए जो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हो। तो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो आप सिंपल कार्ब्स का इंटेक करें ताकि ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपके एनर्जी लेवल्स डाउन ना हो, आपका ब्लड प्रेशर डाउन ना हो, ब्लड प्रेशर ना डाउन हो, आपका जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल वो मैनेज रहें। तो उसके लिए आप कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करें, इससे आपका स्टेमिना भी बेहतर रहेगा, आपको फटीग भी नहीं होगी और आपके एनर्जी लेवल्स भी नहीं डाउन होंगे। क्योंकि एक्सरसाइज से पहले जो गाइडलाइंस होती हैं वो ये कहती हैं कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करते हैं तो वो इश्यूज़ जो कि आप फेस कर रहे होते हैं, क्रैम्प्स या कुछ इस तरह के, वो आपको नहीं करना पड़ेंगे। आफ्टर एक्सरसाइज आप प्रोटीन और फाइबर रिच फूड का इस्तेमाल करें, क्योंकि उस टाइम आपकी बॉडी ने अपनी सारी एनर्जी यूटिलाइज़ कर ली। अब आप उसको जो देंगे ना उसकी प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होगी। उस प्रॉपर एब्जॉर्प्शन में वाई प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन इसलिए दी जाती है ताकि आपका जो मसल मैस है वो बिल्ड हो सके। तो आप फाइबर प्रोटीन का इंटेक बिफोर एक्सरसाइज अवॉइड करें, इससे आपको ब्लॉटिंग भी नहीं होगी, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी नहीं होगा और आप इजी रहेंगे। अच्छा, बिल्कुल आपने बात की प्रोटीन की, तो एक्सरसाइज जो लोग करते हैं वो प्रोटीन के ऊपर बहुत उनका इन्हिसार होता है, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ प्रोटीन लेना दिल पर असर कर सकता है? देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप अपनी डाइट का मैक्सिमम पोर्शन प्रोटीन पर रखते हैं तो डेफिनेटली इसके कुछ हेल्थ कंसर्न्स हैं जो कि आपको फेस करना पड़ेंगे। बीइंग एन एथलीट या आप अगर वर्कआउट कर रहे हैं तो ठीक है, आपकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है क्योंकि वो आपको मसल मास बिल्ड करने में हेल्प करती है, लेकिन वो भर कर भी एक लिमिट में होनी चाहिए जो कि आपकी गाइडलाइंस आपको बताती है। मतलब मैक्सिमम भी 35% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी डाइट में इसकी प्रोपोर्शन। अच्छा, थोड़ी सी बात ख़वातीन के हवाले से भी कर लेते हैं। हमारी ख़वातीन जो होती हैं ज़्यादातर डाइट पे रहती हैं, जिससे पूछो जी हम तो डाइट करें तो वो एकदम से हर चीज़ कहते हैं ना कि तर्क कर देती हैं, कुछ नहीं खाती। उसका कॉज होता है लो ब्लड प्रेशर्स, और हमने देखा लो ब्लड प्रेशर के भी केसेस सामने आए हैं, लोगों की मौत भी हुई है लो ब्लड प्रेशर से कि पता ही नहीं लगा एकदम से लो हो जाए। आप ख़वातीन को क्या रिकमेंड करती हैं अगर उन्होंने अपनी ओबेसिटी को कम करना है तो अपनी डाइट को उन्होंने कैसे फॉलो करना है और क्या क्या चीज़ें अपनी रूटीन में ऐड ऑन करनी है? अच्छा, सबसे पहले तो वो क्रैश डाइट कभी भी ना करें। ये जो आपने कॉन्सिक्वेंसेस बताए हैं, ये क्रैश डाइट क्या है, मतलब आपके ब्लड शुगर लेवल्स कम हो जाते हैं, आप हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाते हैं, हाइपरटेंशन में चले जाते हैं। तो इसके पीछे वजह यही होती है क्रैश डाइट। मतलब आपकी डाइट में एक सिंगल न्यूट्रिएंट होता है, जैसे एग डाइट, उसमें सिर्फ आपको प्रोटीन मिल रही है, व्हाट अबाउट द अदर न्यूट्रिएंट्स, तो वो आपके कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। जब वो कॉम्प्रोमाइज़ होंगे क्या होगा,
आपका वक्ती तौर पर तो एक आध हफ्ते के लिए या 5-7 दिन के लिए तो आपका वजन जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको स्वेयर हेल्थ कंसर्न्स का सामना करना पड़ेगा, जिसमें आपके हेयर फॉल है, आपके एनर्जी लेवल्स डाउन रहना शुरू हो जाएंगे, डिजीनेस है, आपकी नींद डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो वेट है वो एक स्मूथ वे में और हेल्दियर वे में शेड ऑफ हो, जिसके कोई हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज ना हो, तो आप बैलेंस डाइट को फॉलो करें जो कि कैलोरिक डेफिसिट हो। ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि दिल के जो मरीज़ हैं वो मौसम बरसात में वर्जिश कर सकते हैं कि उनको बिल्कुल इसको ख़त्म कर देनी चाहिए इस मौसम के लिहाज से? अच्छा, अगर हम पर्टिकुलरली बात करें कार्डियक पेशेंट की, दिल के मरीज़ों की, तो उनके लिए गाइडलाइंस यही हैं कि वो मानसून के मौसम में पर्टिकुलरली आप वो एक्सरसाइज ना करें, कोई भी वर्कआउट ना करें। बाकी के लोगों के लिए ये गाइडलाइंस हैं कि अगर उन्होंने एक्सरसाइज करनी है तो कुछ कंडीशंस हैं, उनको फॉलो करते हुए वो कर सकते हैं, लेकिन कार्डियक पेशेंट इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए अवॉइड करें, इट्स बेटर फॉर। अच्छा, ये बताइएगा कि बरसात के मौसम में पानी की कमी देखिए अक्सर हो जाती है, लोग डिहाइड्रेटेड रहते हैं, और अगर लोग बाहर से खाना खा लें, लेकिन हम बात करते हैं स्ट्रीट फूड की, तो भी उनको डायरिया हो जाता है। तो आप क्या रिकमेंड करती हैं, कितना पानी इंटेक करना चाहिए, किस किस दौरान करना चाहिए, क्या खाने से पहले पानी पीना चाहिए या खाने के बाद पीना चाहिए? सबसे पहले तो ये इस मौसम में अक्सर ये हो रहा होता है कि हम डिहाइड्रेटेड रह रहे होते हैं। उसकी वजह ये होती है ह्यूमिडिटी होती है, तो हम ये महसूस ही नहीं कर रहे होते कि हमें प्यास लग रही है। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है, आप जहाँ भी जाएं अपने साथ वाटर बॉटल कैरी करें, वो एक आपको रिमाइंडर देती रहेगी। फिर आप अलार्म लगाएं, अगर आप ये फील करते हैं कि आपका वाटर इनटेक एक दिन में 8 गिलास से कम है, तो आपको अलार्म लगाना चाहिए, ताकि जो रिपीटेडली आपको याद करवाता रहे कि इट्स योर वाटर टाइम ना, स्टे हाइड्रेटेड। उसके बाद अगर आपने बात की स्ट्रीट फूड की, स्ट्रीट फूड वैसे भी आपको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन पर्टिकुलरली इस सीज़न में इसलिए अवॉइड करना चाहिए क्योंकि मानसून में जो वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं उनका जो रिस्क फैक्टर है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वाटर पर बैक्टीरिया होते हैं, जर्म्स होते हैं, कॉन्टामिनेंट्स होते हैं, जो कि मुख्तलिफ डिजीज़ का बायस बन रहे होते हैं, जिसमें आपकी गैस्ट्रिक हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, गट हेल्थ होती है, गट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, गैस्ट्राइटिस हो जाता है, आपको डायरिया हो जाता है, कॉलरा हो जाता है, वॉमिटिंग, नोज़िया, ऐसे इश्यूज़ का आपको सामना करना पड़ता है। सो इनको अवॉइड करने के लिए इस पर्टिकुलर सीजन में आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को भी अवॉइड करें, क्योंकि वहाँ उस पर भी पेस्टिसाइड बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। अब फर्टिलाइज जो हैं आइटम्स उनको अवॉइड करें, इसके अलावा उन आइटम्स को अवॉइड करें जो जिनमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड हैं, ठीक है। स्ट्रीट फूड का जो एक सवाल मेरा आपसे, वक्त कम है, सवाल बहुत ज़्यादा, सप्लीमेंट्स लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, स्टीरॉइड्स लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, क्योंकि जिम के अक्सर लोग सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, स्टीरॉइड्स भी लेते हैं, ठीक है। जो सप्लीमेंट्स हैं, अगर तो आपको कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो आप वो ले सकते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर प्रोटोकॉल है। प्रॉपर प्रोटोकॉल ये है कि आप अपने हेल्थ एक्सपर्ट को विजिट करें, वो उसको पहले डायग्नोस करें कि आया आपको ये डेफिशिएंसी है, अगर है तो फिर आप कितनी मिकदार में लेने हैं और कितने मिकदार में लेना है, क्या डोजेज लेना है, क्या कॉम्बिनेशन लेना है। और स्टीरॉइड्स की जो बात है, स्टीरॉइड्स तो मैं किसी भी कॉस्ट पर ये कहती हूँ कि आप मत लें।